हाय एवरीवन। सो टुडे विद अस काजल। काजल की जो नीट की जर्नी है काफी इंस्पायरिंग जर्नी है, तो आज काजल की नीट की जर्नी के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम काजल टू दिस चैनल। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर जी दीजिए। सर। हेलो एवरीवन, मैं काजल हूँ। और मैंने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया था और मेरे 621 मार्क्स आए हैं। और मुझे अभी कर्नाटक में कॉलेज मिला, बिम्स बेल्लारी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका होम स्टेट कौन सा है काजल, और आप कहाँ से हो? सर, आई एम फ्रॉम हरियाणा। ओके। तो अभी कौन सा अटेम्प्ट था आपका नीट के लिए, जो आपने अटेम्प्ट दिया 2023 में? वो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर, ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। सिक्स्थ अटेम्प्ट था। ठीक है, तो हाँ आपने जी। प्रिपरेशन के दौरान सबसे पहले जो नीट का एग्जाम दिया था, किस ईयर में दिया था सबसे पहले एग्जाम जो नीट का दिया था आपने? 2018। 2018 में आपने दिया था। उसके दौरान जब आप हाँ जी। प्रिपरेशन कर रही थी तो पूरा आप नीट के रिगार्डिंग ही प्रिपरेशन कर रही थी, या पार्शियल ड्रॉप लिया था आपने? किसी अदर कोर्सेज में आपने एडमिशन ले रखा था? नहीं सर, एक्चुअली मैंने 2017 में 12th की थी, तो उस टाइम पे मेरी एज नहीं थी नीट देने की, तो मैंने प्रॉपर ड्रॉप लिया था नीट के लिए। और वो कंप्लीट मेरा नीट के लिए ड्रॉप था उस टाइम पे। 2018 में मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। ओके। फिर उसके बाद में 2018 में जब नीट दिया तो क्या स्कोर था अराउंड, तुमको कुछ याद है तो? ऑल दो काफी टाइम हो चुका है। हाँ, ये सब मेरे को अच्छे से याद है। 434 मेरा स्कोर था। 434 था। उसके बाद में 18 के हाँ बाद जी। में फिर तुमने कहीं और कोर्स में एडमिशन लिया, नीट को छोड़ के, एमबीबीएस को छोड़ के कहीं और एडमिशन लिया? हाँ जी, एक्चुअली मेरा उस टाइम पे नीट में एमबीबीएस में तो कहीं नहीं हो रहा था, लेकिन बीएमएस और बीडीएस में हो रहा था। और मैंने एक एम्स नर्सिंग का भी एग्जाम दिया था, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। वहाँ ठीक पे है। मेरा ऑल इंडिया 45 रैंक रही थी। तो जब मेरा फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो गया। ठीक है, एम्स कौन से एम्स में? सर, एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली। ठीक है, तो 2018 में आपने एम्स दिल्ली में एडमिशन ले लिया बीएससी नर्सिंग में। हाँ जी सर। ठीक है, तो तब आपने एडमिशन ले लिया, तब उस टाइम पे फिर प्रिपरेशन स्टार्ट रखी नीट के लिए? सर, एक्चुअली उस टाइम पे हम कंफ्यूज थे कि मेरे को सेकंड ड्रॉप करना चाहिए या फिर एडमिशन ले लेना चाहिए। तो जैसे उस टाइम पे डिसाइड हुआ कि एम्स नर्सिंग मिल रहा है, और मतलब कि जो मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है, तो नर्सिंग है तो अच्छा है, कर लेना चाहिए। तो मैंने एडमिशन ले लिया था, लेकिन मेरे माइंड में यही था कि मुझे साथ के साथ प्रिपेयर करना है नीट के लिए। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ पे साथ के साथ प्रिपेयर कर पाऊंगी, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया था। तब मैं साथ के साथ प्रिपेयर कर रही थी खुद से, सेल्फ स्टडी से। तो बीच में जो 2018 से 23 के बीच में जो भी अटेम्प्ट थे नीट के, सभी अटेम्प्ट दिए थे तुमने? ये सर, मैंने सारे अटेम्प्ट दिए थे। 22 तक मैंने सेल्फ स्टडी से दी थी, उसके बाद फिर सर मैंने एक साल ड्रॉप करके कोचिंग ली थी। अच्छा, तो 2019 में मतलब जो एग्जाम दिया था, स्कोर याद है उसका, किस तरीके से स्कोर रहे? हर साल एग्जाम की कट ऑफ तो बढ़ती गई, तुम्हारा स्कोर भी बढ़ रहा था या फिर किस तरीके से रहा? ये सर, मेरा स्कोर भी बढ़ रहा था, लेकिन बहुत कम इंक्रीमेंट था। लाइक 2019 में मेरा 447 मार्क्स थे, क्योंकि तो वो फर्स्ट ईयर था और वहाँ पे मैं बिल्कुल नई जगह गई थी, तो मेरे को एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन फिर सेकेंड ईयर में सर हमारे वहाँ पे लास्ट में कोविड आ गया था, तो लॉकडाउन की वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था पढ़ने का। तो तब मेरे 480 समथिंग मार्क्स आए थे। ओके। और फिर नेक्स्ट थर्ड ईयर में सर मेरे 545 मार्क्स आ गए, नहीं 582 मार्क्स आए थे सर थर्ड ईयर में। मतलब 2021 का आप बता रही हो? 2021 में 582 मार्क्स थे। और 2022 में जो तो इससे सर पहले वाला अटेम्प्ट था? 2022 सर उसमें 545 थे। उसमें मेरा लास्ट ईयर था, तो नाइट पोस्ट भी सर काफ़ी हेक्टिक हो गया था शेड्यूल वहाँ पे, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया था। ओके। तो 545 मेरे मार्क्स थे तो 2022 में। उसके बाद मैंने सर ड्रॉप किया था।
तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरी फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बायोलॉजी फुल सिलेबस का आपका टेस्ट है 20 दिसंबर को दोपहर में 2 बजे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप लिंक ओपन करके फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। सभी लोग जरूर से दीजिएगा ये टेस्ट, जो लोग नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आपका ये टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल नीट के एग्जाम की तरह। तो जब इतनी मतलब जब अपने पास एक बैकअप ऑप्शन रहता है, जब एम्स दिल्ली से आप एम नर्सिंग कर रहे हो, जो भी अच्छी चीज होती है अपने आप में, तो इतनी डेडिकेशन बचती है कि फिर भी आप नीट यूजी के लिए प्रिपरेशन करके एग्जाम दे रहे हो, अलग से टाइम निकाल रहे हो, कॉलेज में भी काफी टाइम होता है, अटेंडेंस भी मेंटेन करनी होती है, और हॉस्पिटल भी जाना पड़ता होगा, तो उसमें इतना टाइम भी मिल जाता था और इतनी डेडिकेशन भी रहती थी कि पढ़ पाओ नीट यूजी का भी। ये सर हेक्टिक तो बहुत हो जाता था, मतलब एक नॉर्मल बीएससी का कोर्स और एक बीएससी नर्सिंग में बहुत डिफरेंस होता है। लाइक हमें सुबह 7:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक पोस्टिंग रहती थी वार्ड में। हमें पोस्टिंग्स रहती थी वार्ड में, ओपीडी में, हर जगह हॉस्पिटल में, हर जगह हमारी पोस्टिंग्स हुई है। और इवनिंग में 2 to 5 हमारी क्लासेस रहती थी। तो क्लासेस के बाद भी सर असाइनमेंट्स और मतलब कि क्लासेस का मतलब कि हमारे एग्जाम चलते रहते थे, तो बहुत कम टाइम मिल पाता था। तो डेली बेसिस पे तो मैं नीट का पढ़ ही नहीं पाती थी। मैं बस सर लॉकडाउन में मुझे काफ़ी टाइम मिला, और थोड़ा बहुत सर खुद से अगर रहता था कि हाँ मेरे को नीट का करना है, तो मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती थी। लेकिन हाँ, जितना प्रॉपर एक नीट एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए उतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता था। ठीक है। और 2022 जब अटेम्प्ट हो गया था, उसके बाद में शायद तुम्हारा नर्सिंग खत्म हो गया होगा, उसके बाद तुमने ड्रॉप लिया होगा प्रॉपर। यस। तो ड्रॉप कहाँ से लिया था, वो ड्रॉप यस, उसके कहाँ से बाद लिया था? सर मैंने एलन चंडीगढ़ से ड्रॉप लिया था। अच्छा, ऑफलाइन कोचिंग करी थी मतलब। ऑफलाइन कोचिंग सर, वो लास्ट टाइम मैं एक बार ही अपने आप को 100% अपना निकालना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग को प्रेफर किया था। ठीक है। तो मतलब ड्यूरिंग दिस फेज तुमको सबसे ज्यादा प्रेशर किस दौरान फील हुआ, 2023 के अटेम्प्ट में या फिर उससे पहले के अटेम्प्ट में? सबसे ज्यादा प्रेशर कब लगा कि यार अब तो सिलेक्शन होना ही चाहिए? सर मैं हर साल जैसे एग्जाम देती थी, लेकिन मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन रहता था कि अगर नहीं हुआ तो मेरा बीएससी नर्सिंग का कोर्स तो चल ही रहा है, और वो हाँ। भी अच्छा खासा मतलब एम्स में चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड ईयर तक भी मेरा अच्छा स्कोर था 582। मेरे को काफी एक्सपेक्टेशन थी कि इस साल तो मेरा हो ही जाएगा, बट मैं बहुत कम मतलब मार्क्स से रह गई थी। तो फोर्थ ईयर में सर मेरे को इतनी प्रिपरेशन भी नहीं हुई थी, और फोर्थ ईयर में मुझे लगता था कि अब तो मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी, और अगर नीट नहीं हुआ तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा प्रेशर फील होने लग गया था, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स सर कोई जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था, होता था उस टाइम पे कोई एमएससी के लिए, और मेरे 4 साल जो है नर्सिंग में निकल चुके थे, और मुझे फिर भी नर्सिंग नहीं करनी थी। तो फिर वो मेरे लिए थोड़ा एक डिसाइडिंग फेज था कि मेरे को क्या करना है। और फिर उसके बाद तो फिर जैसे मैंने ड्रॉप के लिए सोच ही लिया था, तो पेरेंट्स का सपोर्ट भी था, तो प्रेशर उसके बाद तो इतना फील नहीं हुआ। मेरे को फोर्थ ईयर की टाइम पे सबसे ज्यादा प्रेशर फील हुआ। तो तुमको लगता है कि अगर नर्सिंग ना करी होती तो सिलेक्शन थोड़ा जल्दी हो जाता 2019 2020 में? तो ये कोचिंग मतलब ड्रॉप कर ना करना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहा, कि तुम्हारे ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं आया कि नर्सिंग चल रही है, और या फिर गलत रहा कि 2-3 साल एक्स्ट्रा लग गए? व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? सर पता नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे अगर मैं एक ड्रॉप और ले लेती तो शायद मेरा हो जाता, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है एक्चुअली। या तो अगर मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन था हमेशा, तो मैं एक बारी प्रेशर नहीं रहता था मेरे पे, मैं फ्री माइंड होकर तैयारी कर पाती थी, तो मेरा स्कोर इंक्रीज भी होता था हर बार। तो मुझे नहीं लगता सर कि मैंने कोई गलत डिसीजन। तो काजल, तुमको जिस साल तुम्हारा सिलेक्शन हुआ और बाकी के जिस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, तुमको क्या लगता है क्या चेंज तुमने उस साल किया 2023 के एग्जाम की प्रिपरेशन में, जिससे कि सिलेक्शन हो गया और बाकी के साल जो पुराने अटेम्प्ट्स हैं उनमें नहीं हो पाया? सर एक्चुअली जो पुराने मेरे साल थे वो मैं पार्शियली ड्रॉप कर रही थी, तो मेरे को प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा था। लाइक एक मैं तैयारी करती थी तो कुछ दिन पढ़ती थी, फिर मेरे को कुछ ना कुछ एग्जाम आ जाते थे या फिर कुछ भी मेरा फंक्शन आ जाता था, तो मैं एक कंसिस्टेंट थी। तो मैंने जब
प्रॉपर ड्रॉप किया है, तो मैंने कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाले और मैंने अपनी जो गलतियां मैं कर रही थी उन पे फोकस किया मेनली। मैंने थ्योरी को इतना ज़्यादा रिवाइज नहीं किया, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया था। तो आई थिंक ये मेरे जो चेंजेस थे इनकी वजह से मेरा उन साल पे एडमिशन नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, और मैंने इस साल अपना सिलेक्शन किया। और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और आपकी जो गलतियां आप कर रहे हो उन पे फोकस करना चाहिए आपको, ना कि रिपीटेडली आप वही थ्योरी बार बार पढ़ रहे हो। तो और तुम्हारे अकॉर्डिंग ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन प्रिपरेशन भी जो लास्ट अटेम्प्ट में करी थी, ऑफलाइन जो तुमने कोचिंग करी थी चंडीगढ़ में, तो कोई डिफरेंस होता है मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन में? तुमको लगता है कि कहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, कहाँ पे ज़्यादा फायदा होता है एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ने का, या फिर सेम होती हैं दोनों चीज़ें? सर मैंने ऑनलाइन भी, जैसे मैंने 4 साल मैं यूट्यूब से मैंने भी वीडियोस वगैरह देखती थी। और लेकिन ऑनलाइन में बस यही है कि आपको खुद से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कंसिस्टेंटली, आपको एक टाइम टेबल मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऑफलाइन में ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें हो जाती हैं, और आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, कंपटीशन भी होता है, तो मतलब कि मेरे लिए ऑफलाइन बेटर ऑप्शन था। बाकी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपको ऑनलाइन में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं कि आप अपने घर पे अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो सर वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए सर ऑफलाइन बेटर है। तो काजल, तुमने जिस साल प्रिपरेशन करी थी उस साल जो कोचिंग में जो स्कोर आ रहे थे वो किस तरीके से आ रहे थे? सर उस टाइम पे स्टार्टिंग में मेरे स्कोर अच्छे थे, लाइक मेरे 650 तक भी स्कोर आया था, इसमें 650 और 600 और 650 के बीच के स्कोर रखते थे स्टार्टिंग में। क्योंकि स्टार्टिंग से यूनिट वाइज टेस्ट होते थे, फिर धीरे धीरे मेरे मार्क्स डाउन भी होते गए, और जब एलएलबी की जो लास्ट में टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है वो जो फुल सिलेबस वाली, उसमें से मेरे मार्क्स बहुत डाउन चले गए थे। मेरे 480 तक भी मार्क्स आए हैं उसमें। तो वो सर वो थोड़ा टफ रहता है उस टाइम पे, जो फुल सिलेबस वाला एग्जाम होता है उनका। तो सर और कुछ एसआरजी में, एसआरजी में भी थी, तो उसमें भी मेरे मार्क्स कम ही रहते थे। तो फ्लक्चुएशंस बहुत आती थी फिर, लेकिन आपको मतलब कि लास्ट पे जो मार्क्स आ रहे हैं उन पे इतना रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीट में तो उससे ज़्यादा ही आते हैं। तो मेरे को लास्ट में तो बहुत डिमोटिवेट हो गई थी मार्क्स को देख के, बट फिर मेंटेन हो गए थे सर, वो 600 से अब वो आने लग गए थे लास्ट में। ठीक है। तो फाइनली तुम कोई एडवाइस देना चाहोगी उन स्टूडेंट्स को जो अभी पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर जो ड्रॉप कर रहे हैं, इनफैक्ट पार्शियल ड्रॉप भी नहीं? तो कोई एडवाइस तुम्हारे एंड से, क्योंकि तुमने जो काफी सारे फेज देखे हैं, प्रिपरेशन के फेलियर्स भी देखे हैं और लास्ट में सक्सेस भी देखी है, और इन बिटवीन दूसरे कोर्स में भी तुमने वो भी ठीक से किया है, तो कोई एडवाइस तुम्हारे एंड से अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जो स्टूडेंट अभी ड्रॉप कर रहे हैं? जी सर, एक्चुअली बहुत मतलब कि सबके लिए सेम ही चीजें रहती हैं, कोई ड्रॉप कर रहा हो या पार्शियल ड्रॉप कर रहा हो, कंसिस्टेंटली उसको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अगर वो पार्शियल ड्रॉप कर रहा है और वो कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल पा रहा है, तो बहुत अच्छी चांसेस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पर अगर कोई ड्रॉप करके भी बस मतलब कि कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहा है, किसी दिन पढ़ रहा है किसी दिन नहीं, तो उसका ड्रॉप करने का भी कोई फायदा नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी चाहिए। हम मोटिवेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी को मतलब कि ध्यान पर रखना चाहिए। और हमें बार बार थ्योरी नहीं करनी चाहिए, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। हमारी जो मिस्टेक्स जो हम कर रहे हैं बार बार इन पे फोकस करना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है उसको एटलीस्ट हमें रिव्यू करना चाहिए। ठीक सर है। यही है मेन तो, ये मोटिव। ठीक है। और प्रिपरेशन के दौरान जब कोई भी ऐसा फेज आए जब थोड़ा सा मतलब इस तरीके से फील हो शायद सिलेक्शन नहीं होगा, उस दौरान अपने आप को किस तरीके से मोटिवेटेड रखते हो? उस पे मतलब क्या कहना है तुम्हारा? काफी फेज आए सर होंगे जैसे, पिछले कुछ सालों में। हाँ जी जैसे मतलब कि मार्क्स तो आते हैं हमेशा आते हैं, और फिर उसके बाद मन भी नहीं करता कि अब जब मार्क्स ही नहीं आ रहे तो करने का क्या फायदा है। लेकिन हमने जब स्टार्ट किया होता है तो एक मन में कुछ सोच के स्टार्ट किया होता है, तो हमेशा वही चीज़ हमें रिमाइंड करनी चाहिए कि हम यहाँ पे हमने स्टार्ट ही क्यों किया था, हमने ट्रॉफी क्यों किया था, क्या सोच के हमने ये चीज़ चुनी थी। पर अगर खुद का डिसीजन रहता है तो हम इसे कर लेता है, लेकिन अगर पेरेंट्स के प्रेशर में या किसी और की वजह से कर रहे हैं, तो नहीं हो पाता। लेकिन अगर आपकी खुद की चॉइस है तो सर वो फेलियर के टाइम पे भी आप खुद को मोटिवेट कर लोगे। ठीक है।
तो थैंक यू काजल फॉर शेयरिंग योर जर्नी। आई थिंक काफ़ी बच्चों को मोटिवेशन मिली होगी इससे, जो भी ड्रॉप कर रहे हैं, कि आपको हिम्मत नहीं आनी है। एट द एंड ऑफ डे आपको फाइनली जो चीज़ आप जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो चीज़ आपको फाइनली मिल जाएगी, चाहे थोड़ा देरी से मिले। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर जर्नी।